हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय हम उसे मॉडरेट पीरियड के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के उस पीरियड को, ठीक है। और फिर हमने देखा उसके बाद 1905 के बाद, ओके, आफ्टर 1905 कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिज्म का फेज आएगा, एक्सट्रीमिस्ट का, ओके। और ये लगभग आपका 1915 तक रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर एक वैक्यूम आएगा, और इस वैक्यूम को फाइनली गांधी जी आकर के भरेंगे। तो वहाँ से ही कांग्रेस के थर्ड फेज की शुरुआत होगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गांधीयन फेज। ओके, द थर्ड फेज विल बी गांधीयन फेज ऑफ द कांग्रेस। तो गांधीयन फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में हम देखेंगे गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस की अप्रोच में काफ़ी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट अब गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पोर्शन से गांधी जी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो क्वेश्चंस में आपको उनका पहले अफ्रीका में जो उन्होंने किया, जो काम किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी गांधी जी किस किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड थे, या फिर उन्होंने कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इनकी पब्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। कि कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अपनाया इन्होंने, ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इनके प्रोटेस्ट के फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो हम देखने की कोशिश करेंगे अब इन चीज़ों को, ठीक है। तो इनका मेन जो नाम था, वो पूरा नाम वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ओके, इट वाज मोहनदास करमचंद गांधी। तो इनकी फैमिली जो है पोरबंदर नाम के स्टेट से बिलोंग करती थी। इट बिलोंग टू अ स्टेट नेम्ड पोरबंदर। और इनके फादर जो हैं वो दीवान हुआ करते थे, ठीक है, पोरबंदर स्टेट के। इनके दादाजी भी दीवान ही थे, ओके। तो सो द पोजीशन ऑफ दीवान अगर हम देखें तो आजकल के आप चीफ मिनिस्टर के इक्विलेंस कह सकते हो प्रोविंस के लेवल पर, है ना। तो खैर पोरबंदर के स्टेट में उनके साथ उनका मतलब कि स्टेट के साथ कुछ अनबन हो गई, तो बाद में फिर वो दे माइग्रेटेड टू द राजकोट स्टेट। और फिर राजकोट स्टेट में उनके पिता जो हैं वो दीवान के रूप में कार्यरत हुए। तो गांधी जी का जन्म होगा आपका 2 अक्टूबर 1869 को, ओके। और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, ओके। नेम ऑफ हिज फादर वॉज करमचंद गांधी। और इनकी माता जी का नाम था पुतलीबाई, ओके, पुतलीबाई। तो लगभग 1876 80 से 83 का जो पीरियड था, इस पीरियड में ये लोग राजकोट में शिफ्ट होंगे। इसी पीरियड में वहाँ पर स्कूलिंग होगी गांधी जी की, और फिर इनकी शादी भी होगी कस्तूरबा से, ठीक है। काफ़ी छोटी उम्र में इनकी शादी होगी कस्तूरबा से। फिर 1884 से लेकर 85 के पीरियड में जो है अ, ये वहीं पर कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, श्यामल दास कॉलेज में। और फिर बाद में ड्रॉप आउट भी करेंगे। और फिर ये जो हैं 1888 के पीरियड में लंदन जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। लंदन में फिर इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी एंग्लिसाइज्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अंग्रेज़ों की तरह रहना शुरू कर देंगे ये, पार्टी वगैरह करना, है ना, ड्रिंक वगैरह करना, या उस टाइप की चीज़ें जो भी है, एंग्लिसाइज्ड वे में रहेंगे ये। फिर 1 डेढ़ साल बाद इनको थोड़ी होम सिकनेस सी फील होगी, और फिर ये कुछ समय के लिए दोबारा घर वापस आएंगे 1889 में। नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक। जब मैंने कहा कि एक लंदन गए 1888 के पीरियड के अराउंड, फिर इसके 1 डेढ़ साल बाद थोड़ा होम सिकनेस वगैरह फील होने लगेगी इनको वहाँ पर। फिर जो है इनका झुकाव थोड़ा रिलीजन की ओर, और या फिर हम कह सकते हैं एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ जाएगा। फिर ये नॉन वेज वेजिटेरियन खाना, मीट वगैरह खाना छोड़ देंगे, और वेजिटेरियन खाना शुरू कर देंगे। ओनली एंड ओनली वेजिटेरियन, ही विल बिकम अ प्योर वेजिटेरियन। 1891 में लगभग इनकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। और फिर नवंबर में 1891 के नवंबर में ये भारत वापस आएंगे, और फिर बॉम्बे के जो हाई कोर्ट है वहाँ पर अपना वकालत करना शुरू कर देंगे।
पर 1892 तक हम देखेंगे इन्हें कुछ खास केसेस वगैरह नहीं मिलते। तो अपने स्ट्रगल के पीरियड में ही रहेंगे बॉम्बे में, और राजकोट में भी ये वकालत करने लगे थे, बॉम्बे में भी और प्लस राजकोट में भी। तो ज़्यादा केसेस वगैरह नहीं मिलेंगे इनको शुरुआती पीरियड में। तो काफ़ी स्ट्रगल वाला फेज़ रहेगा इनका ये। फिर उसके बाद क्या होता है कि गांधी जी को अफ्रीका में एक व्यक्ति बुलाते हैं जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। तो दादा अब्दुल्ला वहाँ पर इनके लीगल फाइट्स वगैरह करने के लिए बुलाते हैं। तो लगभग 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है इनको। 1893 में अफ्रीका पहुँचते हैं गांधी जी। तो लगभग 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था इनका। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बाद में एक्सटेंड होके धीरे धीरे 1 महीने से 1 साल पहुंच जाता है। और ये 1 साल हम देखेंगे भविष्य में, जो इनका अफ्रीका का 1 साल है ये 22 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लगभग 22 साल ये अफ्रीका में रहेंगे। तो 1893 से लेकर के, ठीक है, 1893 से लेकर के इनके शुरुआती जो लगभग 12 साल होंगे, यानी कि लगभग 1905-6 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड में गांधी जी बहुत ही मॉडरेट पॉलिटिक्स के रूप में चीज़ों को अप्रोच करेंगे। मॉडरेट पॉलिटिक्स यानी कि जैसे भारत में मॉडरेट कर पॉलिटिक्स थे, वैसे ही गांधी जी भी अफ्रीका के अंदर करेंगे, यानी कि ही विल बी प्रीचिंग लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ही विल बी प्रीचिंग लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं दिखाएंगे सरकार के प्रति। ऑलवेज ही विल ट्राई टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फिर 1906 के बाद लगभग गांधी जी को समझ आएगा कि कुछ तो गलत है मेरी अप्रोच में, क्योंकि जिस तरह से मैं भारतीय कम्युनिटी के लिए जो मुद्दे उठा रहा हूँ, मुझे उन मुद्दों के लिए न्याय नहीं मिल रहा। तो फिर वो सत्याग्रही बन जाएंगे, ही विल बिकम अ सत्याग्रही, ठीक है। ही विल बिकम अ सत्याग्रही देन। तो उन्होंने कहा कि अब मैं पैसिव रेजिस्टेंस करूँगा, आई विल डू पैसिव रेजिस्टेंस, ओके। आई विल डू पैसिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। मैं आपके हर एक मुद्दों के प्रति आपके साथ जो है कोऑपरेट नहीं करूँगा, मैं आपको पैसिव वे के अंदर रजिस्ट करूँगा। आपको डिफरेंस पता ही होगा एक्टिव रेजिस्टेंस और पैसिव रेजिस्टेंस में। एक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि सपोज़ किसी मुद्दे के अगेंस्ट आप जा रहे हो, आप पत्थर ही मारने लग जाओ, है ना, हंगामा करो आप बहुत ज़्यादा, ये तो वो आपका एक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। दूसरी ओर गांधी जी देखेंगे कि गांधी जी कहेंगे मैं पैसिव रेजिस्टेंस को फॉलो करूंगा, यानी कि मैं शांति प्रिय रूप से मैं अपनी मांगों को रखूंगा, मैं बस आपके साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। तो इस तरह से गांधी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे, क्योंकि उनको दादा अब्दुल्ला वहाँ पे बुलाएंगे कॉन्ट्रैक्ट दे करके। फिर एक बात जो है 1893 के ही अराउंड हम देखेंगे, गांधी जी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। ट्रेन जा रही थी अफ्रीका की सिटी डरबन से अफ्रीका की ही एक और सिटी प्रिटोरिया को जा रहे थे वो। तो उसमें ट्रेन के अंदर उनके साथ रेसिज्म हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास ट्रेन सीट में बैठे हुए थे वो। तो एक इस रेसिज्म के एक्सपीरियंस के बाद हम देखेंगे थोड़ी देर बाद इसको डिटेल में। तो इस रेसिज्म के एक्सपीरियंस के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं भारतीय मुद्दों के लिए अब फाइट करूँगा। तो फिर वो इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा टाइमलाइन के रूप में देख रहे हैं गांधी जी की लाइफ को, फिर उसके बाद हम थोड़ा डीप जाके इन मुद्दों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने का। 1894 के अंदर ये फिर बनाएंगे नेटल इंडियन कांग्रेस, वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करके नेटल इंडियन कांग्रेस ये बनाएंगे। ये जो नेटल है ये एक स्टेट है अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, ओके। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका का जो सुप्रीम कोर्ट था ये वहाँ पर अपने आप को एनरोल करेंगे, वहाँ पर लीगल वे में फ़ाइट करने के लिए, ये ताकि ये भारतीयों के हकों के लिए फ़ाइट कर सकें। तो ये पहले इंडियन थे जो साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में एनरोल होंगे। फिर हम देखेंगे बाय द पीरियड ऑफ 1896 ये कुछ समय के लिए दोबारा वापस गुजरात राजकोट आएंगे। और उस समय पर जब ये वापस भारत आए हुए थे तो ये पब्लिश करेंगे इनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिशिंग, जिसका नाम था द ग्रीन पैम्पलेट, ओके, द ग्रीन पैम्पलेट। तो इस ग्रीन पैम्पलेट को ये हम कह सकते हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग थी गांधी जी की। इसमें ये जो भारतीयों की कंडीशंस थी साउथ अफ्रीका के अंदर उसके बारे में लिखेंगे।
फिर 1897 में ये वापस अफ्रीका चले जाएंगे और फिर वहाँ पर ये बोअर वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। बोअर वॉर इस पीरियड में अफ्रीका के अंदर होती है, क्योंकि एक्चुअली साउथ अफ्रीका जो है सबसे पहले उसको पुर्तगीज़ ने कॉलोनाइज़ किया था, पुर्तगीज़ पर प्रॉपरली कंसोलिडेट नहीं कर पाए। पुर्तगीज़ के बाद साउथ अफ्रीका को डच ने कॉलोनाइज़ किया, डच ने प्रॉपरली कंसोलिडेट भी कर दिया, पर लेटर ऑन वहाँ पर फिर ब्रिटिश आ जाएंगे। फिर जो है हम देखेंगे कि वॉर जो होगी, डच लैंडलॉर्ड्स जो होंगे, डच लैंडलॉर्ड्स, उनकी जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई होगी वही है बोअर वॉर आपकी, ओके। तो डच लैंडलॉर्ड्स के लिए ही ये टर्म यूज़ की गई है जिसको बोअर कहते हैं, ओके, गॉट माय पॉइंट। फिर इस बोअर वॉर के अंदर जो है गांधी जी हम देखेंगे 1899 के पीरियड में जो है ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे, ये पार्टिसिपेट करेंगे एम्बुलेंस कॉर्प्स के अंदर, यानी कि एम्बुलेंस या फिर हम कहें फर्स्ट एड वगैरह जो देनी थी अंग्रेज़ों की, फर्स्ट एम्बुलेंस के थ्रू जो मदद करनी थी उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरह से मदद करेंगे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको जो है मेडल भी दिया गया था, ही वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर दिस। और इसी दौरान जो है गांधी जी जो हैं, एक तो देखो ये मदद कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली मॉडरेट थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अंग्रेज़ों की मदद करूंगा। और इसी दौरान गांधी जी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा चर्चिल से भी, क्योंकि चर्चिल भी जो है ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़ा हुआ था इस पीरियड में। फिर दोबारा हम देखेंगे 1901 के पीरियड में ये वापस भारत जाएंगे, ही विल सेल बैक टू इंडिया। और फिर हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को कहेंगे कि यहाँ पर हमारा कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन होने वाला है कलकत्ता में, उसके अंदर तुम साउथ अफ्रीका में भारतीयों के जो इश्यूज़ हैं उसको तुम रेज़ करना है ना, उसके लिए तुम बात करना। तो दिसंबर 1901 में हम देखेंगे कांग्रेस का सेशन होगा कलकत्ता के अंदर, और वहाँ पर जो है गांधी जी जो है भारतीयों के जो इश्यूज थे साउथ अफ्रीका के अंदर उनको रेज करेंगे। और फिर हम देखेंगे 1902 में वो थोड़ा बहुत टूर करेंगे गोखले के साथ, गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। और गोपाल कृष्ण गोखले उनको कहेंगे कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, अगर तुम्हें भारत में ही रहना है तो यहीं रह लो, है ना। तो फिर से गांधी जी सोचेंगे हाँ ठीक है अब मैं भारत में ही रहता हूँ, ये ऐसा प्लान करेंगे गांधी जी। और फिर से वो प्रैक्टिस शुरू कर देंगे राजकोट और बॉम्बे में वकालत की प्रैक्टिस, यानी ही विल स्टार्ट हिज वर्क एज अ लॉयर, ओके। पर होता क्या है कि गांधी जी को दोबारा साउथ अफ्रीका में बुला लिया जाता है वहाँ पर भारतीय लोगों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो है सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था एशियाटिक एक्ट, और उसका विरोध करने के लिए गांधी जी को बुलाया जाता है। तो 1903 के पीरियड में वो वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वो एस्टेब्लिश करेंगे ट्रांसवल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ट्रांसवल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ओके। ट्रांसवल जो है ये भी एक स्टेट का नाम है साउथ अफ्रीका के अंदर। और फिर इसी पीरियड में गांधी जी एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेंगे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ही विल पब्लिश अ न्यूज़पेपर नेम्ड एज इंडियन ओपिनियन। इस न्यूज़पेपर के अंदर वो इश्यूज़ उठाएंगे अलग अलग प्रकार के, फॉर एग्जांपल ये इंडेंचर्ड लेबर का भी इशू उठाएंगे, ही विल रेज द इशू ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, ओके। तो इंडेंचर का मीनिंग अगर आपको नहीं पता, उस पीरियड में जो अलग अलग भारत से जो है लेबर्स को ले जाया जाता था अलग अलग जगहों पर कैश क्रॉप्स वगैरह में काम करने के लिए। तो इंडेंट का मतलब होता है कि परमिशन दे दी है आपने, वी हैव गिवन यू इंटेंट, तो यानी कि जिन लेबरों ने परमिशन दे दी थी अपने आप को ले जाने की, यानी कि उन्होंने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के लिए परमिशन दे दी थी, उनको इंडेंचर्ड लेबर कहा जाता था। तो इन इंडेंचर्ड लेबर के साथ जो है वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था अफ्रीका में, तो इन मुद्दों के बारे में भी वो अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखेंगे। तो ये अब वो पीरियड है जब गांधी जी का ट्रांजिशन फेज़ चल रहा था। ट्रांजिशन फेज़ का मतलब ये है कि ही वॉज नाउ मोर एंड मोर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल, और उनका जो एलाइटिस्ट लाइफस्टाइल था या एलिटिस्ट बिहेवियर था वो उससे काफ़ी दूर जाने लगेंगे, ठीक है। इसी पीरियड में देखेंगे हम 1904 में वो जॉन रस्किन की एक किताब पढ़ेंगे, ठीक है, जॉन रस्किन्स बुक जिसका नाम था अनटू दिस लास्ट। तो यहीं से जो आपने एन वगैरह में देखा होगा गांधी जी का तलिस्मान
जो लिखा होता था, तो उसका आइडिया उनको यहीं से मिला है कि इस बुक में जो दिया था कि जब तक डेवलपमेंट जो है आखिरी पर्सन तक, जो फारदेस्ट है, उस तक नहीं पहुंच जाती, तो तब तक वो रियल ग्रोथ नहीं है एक तरह से, है ना। और इसी पीरियड में गांधी जी गाइड टू हेल्थ भी लिखेंगे, एक आर्टिकल के किस तरह से किन किन चीज़ों को, हैबिट को अपना करके हेल्दी रह सकते हैं। उसके अलावा 1905 में जब हम देखेंगे कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा, तो गांधी जी उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ तो करेंगे, बट स्टिल वो फिलहाल गवर्नमेंट के प्रति लॉयल ही रहेंगे, क्योंकि वो मॉडरेट ही थे। ओके। और फिर 1906 के पीरियड में हम देखेंगे गांधी जी जो हैं वो इंग्लैंड जाएंगे, है ना। और इसी पीरियड में हम देखेंगे कि गांधी जी जो है वर्ल्डली पोजेशंस के प्रति जो है डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, है ना। वर्ल्डली पोजेशंस यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कह सकते हैं हम, उनके प्रति वो थोड़ा जो है डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब वो कोई ज़्यादा केसेस वगैरह नहीं लेंगे अफ्रीका के अंदर पैसे कमाने के लिए, है ना। पैसे कमाने के लिए अब वो केस वगैरह लेना छोड़ देंगे। इसी पीरियड में गांधी जी जो है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी लेंगे, और तो और वो पैसिव रेजिस्टेंस की ओथ भी लेंगे इसी पीरियड में। ही विल ऑल्सो टेक ओथ फॉर पैसिव रेजिस्टेंस इन दिस पीरियड ओनली। ओके। फिर उसके बाद देखेंगे हम 1907 से लेकर के 8 का जो पीरियड है, इस पीरियड में ये लगभग अपनी 8 आर्टिकल्स की एक सीरीज़ जो है वो पब्लिश करेंगे, है ना। 8 आर्टिकल्स की सीरीज़ गुजराती के अंदर इनके द्वारा लाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ थी, इट वाज ऑन द एथिकल रिलीजन, के धर्म का सही स्वरूप क्या है, एथिकल, व्हाट इज़ द एथिकल रिलीजन, उसके बारे में ये वाली पुस्तक थी। बाकी हम देखेंगे कि अब से गांधी जी जो है पैसिव रेजिस्टेंस की जगह सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनका मानना था ये सत्य के पथ पे हम जो चल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। इसी पीरियड में हम देखेंगे कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आएगा। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया था, क्योंकि ये काफ़ी बुरा एक्ट था। इस एक्ट में कहा गया था कि भारतीय कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों को हमेशा एक आईडी कार्ड लगा करके घूमना होगा। ओके। फिर हम देखेंगे 1909 में ये वापस जो है इंग्लैंड चले जाएंगे, और वहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक रशियन ऑथर जिसका नाम था टॉलस्टॉय, उनको भी लिखेंगे चिट्ठियाँ ऑन द इशू ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के इशू पर, उनको ये चिट्ठियाँ लिखेंगे। और फिर उसके बाद दोबारा ये वापस जो है साउथ अफ्रीका आ जाएंगे, और वापसी की जर्नी में ये एक बुक लिखेंगे जिसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज नाम की बुक जो है इनके द्वारा लिखी जाएगी, और ये ऑल्सो पार्टिसिपेट करेंगे कांग्रेस रेजोल्यूशन, सॉरी माय मिस्टेक, इस पीरियड में वापसी में इनके द्वारा एक बुक लिखी जाएगी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ओके। फिर 1910 में हम देखेंगे कि इनको वापस रिप्लाई आएगा रशियन ऑथर टॉलस्टॉय का, ठीक है। इस बात से गांधी जी काफ़ी खुश होंगे, और फिर इसी पीरियड में गांधी जी जो हैं टॉलस्टॉय के नाम पर ही एक फार्म की शुरुआत करेंगे। इस फार्म को, या फिर हम कहें इस आश्रम को, गांधी जी ने जो बनाया इसलिए बनाया क्योंकि उनको लग रहा था कि देखो हम लोग जो है नॉर्मली ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग वी आर नॉट एबल टू डू ओवरऑल डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल्स जो है इस आश्रम में अगर हम कम्युनिटी लिविंग बेसिस पर रहेंगे, तो हम लोग जो है लेबर भी कर सकते हैं, हम लोग मजदूरी भी कर सकते हैं, हम लोग अपनी एजुकेशन भी चला सकते हैं, हम लोग जो है भारतीयों को एम्पावर भी कर सकते हैं। तो ऐसा इनका मानना था। और हम देखेंगे फिर 1911 के पीरियड में ही अफ्रीका के अंदर इमिग्रेंट्स बिल लाया जाएगा, ठीक है। इमिग्रेंट्स बिल इसलिए लाया जाएगा ताकि इंडियन लोगों की जो है इमिग्रेशन को जो है रोका जा सके। फिर हम देखेंगे 1912 के पीरियड में जो है गोखले जो हैं वो साउथ अफ्रीका को विज़िट करेंगे। ही विल विज़िट साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका का टूर करेंगे। और हम इसी पीरियड में देखेंगे कि गांधी जी भी जो है वेस्टर्न कपड़े जो थे, वेस्टर्न ड्रेसेस जो हैं,
उनको पहनना छोड़ देंगे। फिर 1913 के पीरियड में हम देखेंगे कि अफ्रीका के कोर्ट की एक जजमेंट आएगी जिसे सिरल जजमेंट भी कहा जाता है। इस जजमेंट में कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में जो है क्रिश्चियन विधि विधान से की गई जो शादी है उसी को जो है वैलिड बताया जाएगा, ठीक है। ओनली एंड ओनली क्रिश्चियन मैरिज विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, ठीक है। तो इसका भी फिर विरोध किया जाएगा गांधी जी के द्वारा। और तो और पोल टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ पर लेबर के ऊपर। तो पोल टैक्स में लगभग 3, आई थिंक 3 पौंड 3 पौंड या ऐसा कुछ था, उतना देने पड़ते थे लोगों को। बाकी फिर ट्रांसवाल मार्च भी किया जाएगा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ट्रांसवाल मार्च ये लोग करेंगे ये दिखाने के लिए कि ताकि सरकार के द्वारा जो लॉ लाया गया था जिसमें इंटरस्टेट माइग्रेशन नहीं की जा सकती थी भारतीयों के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए जो है ये मार्च जो है गांधी जी के द्वारा किया जाएगा। गांधी जी ने कहा कि मैं तो ट्रैवल करूंगा, आपको जो करना है आप कर लो। फिर हम देखेंगे कि 1914 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा अफ्रीका में जो है इंडियन रिलीफ एक्ट पास किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट विल पास इंडियन रिलीफ एक्ट, ओके। तो गोखले क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी इम्पीरियल काउंसिल के सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये मॉडरेट पॉलिटिशियन भी थे। तो इन्होंने जो है कहा कि भाई देखो क्या चल रहा है ना। तो इन्होंने ही ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच मध्यस्थता कर की, है ना, एक ट्रायंगुलर अप्रोच करने की कोशिश की। तो इनफैक्ट गांधी जी और गोखले के संवाद और परामर्श करने के बाद जो है इस इनको कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुए गोखले। और फिर ब्रिटिश सरकार ने उस पीरियड में फिर कानून पास किया, एक रिलीफ एक्ट, है ना, इंडियन रिलीफ एक्ट, जिसके थ्रू भारतीय लोगों के साथ जो कन्वेंशनल भेदभाव हो रहा था, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के, सोशल इश्यूज़ को लेकर के, कल्चरल इश्यूज़ को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सरकार जो है ऐसे एक्ट्स को या ऐसे लॉज को जो है रद्द कर देगी, है ना, उनको वापस ले लेगी। तो इस पीरियड में हम देखेंगे कि ये डेवलपमेंट्स होंगी। बाकी गांधी जी और गोखले का संवाद जो होगा इस पीरियड में, उस बेसिस पर फिर गांधी जी फिर डिसाइड करते हैं दैट लेट्स कम बैक टू इंडिया, ओके, लेट्स कम बैक टू इंडिया, ये गांधी जी के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 1915 में फाइनली गांधी जी जो है भारत आएंगे और फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचेंगे। ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है भारत के सरकार के द्वारा एज प्रवासी भारतीय दिवस। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस, ओके। तो इसकी शुरुआत 19 मतलब गांधी जी जिस दिन पहुंचे थे भारत में उस दिन को डिक्लेयर किया गया एज प्रवासी भारतीय दिवस। फिर आने के बाद ही मई 1915 में ये अपना एक आश्रम बनाएंगे कोचरब में। कोचरब आश्रम इनके द्वारा बनाया जाएगा। कोचरब जो है वो अहमदाबाद के अंदर ही है, इट इज़ इन अहमदाबाद ओनली, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि 1915 और 16 के पीरियड में, खैर जो ये कोचरब वाला आश्रम था अहमदाबाद में ही, इसको फ्यूचर में 1917 में शिफ्ट कर देंगे ये साबरमती को। फिर गांधी जी साबरमती में शिफ्ट हो जाएंगे, साबरमती आश्रम में। और फिर 1915 से 16 का जो पीरियड है इस समय पर गांधी जी जो है भारत दर्शन करेंगे। ही विल मूव अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इनको गोखले जी ने सजेशन दिया था कि भारत को जानो तुम पहले अच्छे से, फर्स्ट यू नो इंडिया प्रॉपरली, तो दैट्स वाई यू शुड डू अ भारत दर्शन। फिर हम देखेंगे कि 1917 अप्रैल महीने के पीरियड में ये जो है चंपारण आंदोलन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने चंपारण आंदोलन का जो बैकग्राउंड है वो ऑलरेडी पढ़ा है कि क्यों बिहार के अंदर इंडिगो रेबेलियन हुआ था। थोड़ी देर बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।
1918 में हम देखेंगे फिर जनवरी से लेकर के मार्च का जो पीरियड था 1918 का, उस पीरियड में जो है गांधी जी जो है भारत के अंदर अपना जो है पहला फास्ट करेंगे। ही विल डू हिज फर्स्ट फास्ट एट अहमदाबाद एंड खेड़ा, है ना। अहमदाबाद जो मिल इशू हुआ था अहमदाबाद में, जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, उस इशू में गांधी जी जो है अपना पहला फास्ट करेंगे। और तो और वॉइस रॉय के द्वारा फिर वर्ल्ड वॉर की जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, उसको भी जो है गांधी जी जो है सपोर्ट करेंगे। हालांकि इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि तुम तो बड़ा नॉन वायलेंस करते हो, सत्याग्रह सत्याग्रह करते हो, और अब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो इस चीज़ में। तो गांधी जी कहेंगे कि देखो, ब्रिटिशर्स आर द लेसर ऑफ इविल। अगर हम एक देखें कि एक तरफ ब्रिटिश है और दूसरी तरफ हिटलर हैं, तो ब्रिटिशर जो है लेस ईविल हैं हिटलर के मुकाबले, ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इसलिए गांधी जी का मानना था कि हमें ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए वर्ल्ड वॉर वन में। फिर 1919 का पीरियड आएगा, हम देखेंगे कि इस पीरियड में जो है रॉलेट एक्ट पास किया जाएगा, और फिर रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी जो है रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। और फिर जलियांवाला इशू भी होगा, उसको भी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, जलियांवाला बाग का इशू। फिर उस वजह से गांधी जी जो है अपना रॉलेट सत्याग्रह जो है वो रोक देंगे। तो हमने देखा कि कैसे गांधी जी की जो, अब थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं जो अब तक डिस्कस किया। तो हमने देखा कैसे जो गांधी जी की जो जर्नी थी, जर्नी फ्रॉम डरबन टू प्रिटोरिया, जो ट्रेन की जर्नी थी, वहाँ पर जो है गांधी जी के साथ जो है रेसिज्म होता है। ही फेसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो गांधी जी के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ट्रेन में। ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, ठीक है। तो एक गोरा व्यक्ति इनको निकाल लेता है कि भाई तुम लोगों के लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो है ट्रेन का, वो तुम लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरह से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सोचेंगे कि हाँ मैं अब छोड़ के जाऊँगा यहाँ से भारत को, पर इनको रोक दिया गया वहाँ पर भारतीयों के द्वारा कि भाई तुम मत जाओ। फिर गांधी जी शुरुआत करेंगे कि मैं अब इस सब सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगा। फिर गांधी जी जो है अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, उसको हम दो फेजेज़ में देख सकते हैं। पहला फेज़ 1894 से 1906 वाला, और दूसरा फेज़ 1906 के बाद वाला, ठीक है। पहला जो फेज़ था इनका, ये मॉडरेट फेज़ था। तो मॉडरेट फेज़ में जो है ये मॉडरेट की तरह बिहेव करते थे, यानी पेटिशन करते थे, सरकार को मेमोरियल भेजते थे। क्योंकि इस समय इनका मानना था कि अगर सरकार को हम सारे फैक्ट्स बताएं, केस प्रेजेंट करें सरकार के सामने, तो ब्रिटिशर जो हैं हमारे साथ जस्टिस करेंगे, फेयर प्ले करेंगे, और वो जो हैं भारतीयों के इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और जबकि 1906 के बाद हम देखेंगे गांधी जी की जो अप्रोच रहेगी, उसे हम पैसिव रेजिस्टेंस की अप्रोच कहेंगे, द अप्रोच ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ही विल बिकम अ सत्याग्रही, क्योंकि ये सत्याग्रह का मार्ग जो है फॉलो करेंगे। फिर देखेंगे हम कि 1894 से 1906 का जो इनका मॉडरेट वाला फेज़ था, इसमें हम देखेंगे ये शुरुआत में जो है नेटल इंडियन कांग्रेस एस्टेब्लिश करेंगे, भारतीयों को एक साथ ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी समय अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट करेंगे जो कि था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो इनका न्यूज़पेपर था, ये जो है ये गुजराती में भी आता था, और तो और ये इंग्लिश में भी आता था, दोनों भाषाओं में ये न्यूज़पेपर आता था। फिर इसके बाद जो इनका सेकंड फेज़ शुरू होगा 1906 के बाद, जो इनका फेज़ टू हमें देखने को मिलता है, इसमें जो है ये पैसिव रेजिस्टेंस को अपनाएंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ही विल फॉलो द वे ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये सत्याग्रह की अप्रोच अपनाएंगे। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने सबसे पहले जो है सत्याग्रह कब इस्तेमाल किया, तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में जो है सरकार ने एक एक्ट लाया हुआ था, जिस एक्ट में कंपलसरी किया था उन्होंने कि भारतीयों को जो है सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो रखने पड़ेंगे, और जिसमें उनके फिंगर
प्रिंट्स भी लगेंगे, है ना, पूरा एक आपको आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो फिर 11 सितंबर 1906 को 11 सितंबर 1906 को हम देखेंगे इंडियंस जो है वो गांधी जी की लीडरशिप में वो रिजॉल्व करेंगे कि हम इस लॉ के सामने नहीं आएंगे, हम इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, अर्थात हम जो है कंसिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी हैं, पर हम जो है इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। गांधी जी की लीडरशिप में फिर हम देखेंगे कि मीटिंग भी होगी एक गांधी जी के बीच, गांधी जी की और जनरल स्मट्स के बीच एक मीटिंग होगी। जनरल स्मट जो है वो गवर्नर था उस समय पर अफ्रीका का। फिर हमें देखने को मिलेगा गांधी जी जो है इस कानून का विरोध जो है वो करेंगे पब्लिकली बाय बर्निंग देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। वो अपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स थे, ठीक है, उनको जो है वो जलाएंगे। तो इस तरह से वो जो है रिटेलिएट करेंगे इस लॉ के अगेंस्ट अपने सर्टिफिकेट्स को जला करके। फिर हम देखेंगे दोबारा 1908 में जो है एक नया कानून पास किया जाएगा वहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो कानून का पर्पस था उस कानून का टू रिस्ट्रिक्ट द इंडियन इमिग्रेशन, उस कानून के द्वारा इंडियन इमिग्रेशन को वो लोग जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो यानी कि इंडियन जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच वहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर जो है इसको अपोज करने के लिए बहुत सारे प्रोमिनेंट इंडियंस जो हैं गांधी जी के साथ मिल करके वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहाँ पर एक नेटल नाम के स्टेट से वो क्रॉस करेंगे बॉर्डर को और जाएंगे ट्रांसवाल नाम के स्टेट में टू डिफाई, ये डिफाई करेंगे नए इमिग्रेशन लॉ को। और उसके बाद फिर ये लोग जो हैं इनको जेल भी हुई थी, देवर अरेस्टेड आफ्टर दैट, ओके। फिर हम देखेंगे 1909 में जो हैं गांधी जी लंदन जाएंगे, ओके। तो 1909 में गांधी जी लंदन जाएंगे, ओके। और फिर वहाँ से जो उनकी लंदन जाएंगे वो क्योंकि उनको इनविटेशन आया था वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी की तरफ से, भारतीय कम्युनिटी की तरफ से उनको इनविटेशन आया था, इस वजह से वो लंदन गए थे। बाद में जो उनकी वापसी की जर्नी थी लंदन से, ठीक है, उस वापसी की जर्नी के दौरान वो बुक लिखेंगे जिसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। हिंद स्वराज नाम की बुक जो है वो लिखी जाएगी गांधी जी के द्वारा। और इस समय जब वो लंदन गए थे तो इस पीरियड में वो सावरकर से भी मिले थे वहाँ पर लंदन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो गांधी जी इस समय पर वापस आने के बाद टॉलस्टॉय फार्म भी एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। गांधी जी विल एस्टेब्लिश टॉलस्टॉय फार्म एट साउथ अफ्रीका। और इसको एस्टेब्लिश करने में उनका या फिर उनकी मदद करेगा उनका एक जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड, ठीक है, एक जर्मन आर्किटेक्ट, ठीक है, जो कि उनका फ्रेंड था, वो इसको बनाने में उनकी मदद करेगा। इस जर्मन आर्किटेक्ट का नाम था कैलेनबेक, ठीक है, कैलेनबेक था इसका नाम। तो हम कह सकते हैं जो इनके द्वारा बनाया गया था टॉलस्टॉय फार्म, एक तरह से ये टॉलस्टॉय फार्म जो था ये एक प्रीकर्सर था, इट वॉज अ प्रीकर्सर टू बाद में जो बनेंगे गांधीयन आश्रम, उनका एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये प्रीकर्सर था। जो अलग अलग आश्रम बनाए जाएंगे गांधी जी द्वारा, फॉर एग्जांपल साबरमती आश्रम हो गया, है ना। फिर इन बिटवीन ये जो पीरियड था 1912 से 13 वाला, इस पीरियड में गोखले जो हैं वो विज़िट करेंगे साउथ अफ्रीका को, ठीक है। और गोखले मदद करेंगे या फिर हम कहते हैं एग्रीमेंट एस्टेब्लिश करवाएंगे, एग्रीमेंट बिटवीन, ठीक है, एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्योंकि जो है गोखले काफ़ी एक्टिव थे पॉलिटिकली इंडिया में भी, तो इस वजह से गोखले इनके बीच जो है एग्रीमेंट करवाएंगे। फिर इस एग्रीमेंट का नतीजा ये होता है कि
जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे भारतीयों के अगेंस्ट, उनको रिमूव कर दिया जाता है, ऐसा कहते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो दे वुड बी रिमूव्ड, ये नतीजा निकला इनके बीच हुए एग्रीमेंट का। पर लेटर ऑन फिर से गांधी जी को जो है सत्याग्रह रिज्यूम करना पड़ा 1913 में, ड्यू टू 3 रीजंस। एक तो हमें देखने को मिलेगा कि पोल टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। भारतीय जो इंडेंचर्ड लेबर थे उनके ऊपर पोल टैक्स 3 पाउंड का था, ये डाल दिया था, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले ही इतने गरीब लेबर, वो उनके ऊपर से आप 3 पाउंड का जो है पोल टैक्स लगा रहे हो, तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, एक सिराल जजमेंट नाम की एक जजमेंट है, ठीक है, जो कि अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी मैरिज, जो भी शादियाँ क्रिश्चियन रीति रिवाज के हिसाब से नहीं हुई हैं, वो सब इनवैलिड हैं, ठीक है। तो इसका भी, इस अपोज करने के लिए फिर से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो इस जो जजमेंट का मतलब ये हुआ कि जितने भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी मैरिजेस थी वो सब इलीगल थी, और उन इलीगल मैरिजेस से जो बच्चे हुए थे वो भी इलेजिटिमेट हुए, है ना। तो यही हुआ इस सिराल जजमेंट का मतलब, है ना। इसका नतीजा तो यही हुआ कि जो इंडियन, या इंडियन नहीं, मतलब जो हिंदू, मुस्लिम और पारसी मैरिजेस थी उनसे जो बच्चे हो रहे हैं वो इलेजिटिमेट हुए ना, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके अगेंस्ट भी फिर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो पूरी साउथ अफ्रीका में कंट्री वाइड सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। वहाँ पे हमें पैटर्न देखने को मिलेगा, अरेस्ट रिलीज अरेस्ट का, है ना। गांधी जी को अरेस्ट किया जाता था, फिर छोड़ा जाता था, फिर गांधी जी फिर से शुरू कर देते थे सत्याग्रह, फिर से अरेस्ट किया जाता था, फिर छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। फिर वहाँ पर साउथ अफ्रीका में सीरीज़ ऑफ नेगोशिएशंस होंगी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। और इन द एंड हम देखेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थी वो कंसीड करेगी, दे विल कंसीड टू द मेजर इंडियन डिमांड्स, जो कि थी एक तो पोल टैक्स के रिगार्डिंग थी, है ना, और एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग थी, और एक जो मैरिजेस के रिगार्डिंग थी कि भारतीय रीति रिवाज से भी जो शादियां हों उनको वैलिड ठहराया जाए। तो इन सब मांगों को कबूल कर लेती है साउथ अफ्रीका की सरकार। तो इस तरह से गांधी जी जीत जाते हैं साउथ अफ्रीका में। फिर गांधी जी जो है वापिस आएंगे भारत, वो वापिस आएंगे जनवरी 1915 में, ठीक है। अगर हम समराइज़ करना चाहें गांधी जी की अफ्रीका के अंदर की जो जर्नी थी, ठीक है, उसको अगर हम समराइज़ करते हैं तो हमें समरी में देखने को मिलता है, एक तो उनकी अप्रोच जो थी नॉन वायलेंट अप्रोच, साथ ही साथ उनके द्वारा किया गया था सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि हम आपको डिसओबे करेंगे। साथ ही साथ जो गांधी जी का मेथड था, जो सत्याग्रह करने का तरीका था, एक तरह से उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था कि ये किस तरह से किया जाएगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं साउथ अफ्रीका में उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ये सत्याग्रह वाला सरकार के विरोध करने का ये तरीका, इसका जो एक्सपेरिमेंट हुआ, हम इसको कह सकते हैं कि इट वॉज़ अ नेट प्रैक्टिस, क्योंकि अब नेट प्रैक्टिस के बाद वो असली मैच भारत में आकर के खेलेंगे। बाकी तो साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस जो है वो उनको लीडरशिप के रोल के लिए भारत के अंदर तैयार करेगा। एक और चीज़ जो हम कह सकते हैं कि उनका फेथ इस चीज़ पर क्रिएट हो गया था कि जो मासेस हैं वो ज़रूरत पड़ने पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस, ओके। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं गांधी जी की अफ्रीका जर्नी का कंक्लूजन। इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि गांधी जी ने को एक सीख भी मिली अफ्रीका में, ही लर्नड दैट कि जब आप लीडर हो तो आपको सिर्फ दुश्मन को ही फेस नहीं करना है, हो सकता है कभी कभी आपके अपने सपोर्टर्स भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, जैसा कि गांधी जी के साथ हमें आगे भी देखने को मिलेगा। पर आपको जो डिसीज़न लेना है वो लेना है, आपको अपने डिसीज़न पर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो एक तरह से हमने कहा कि साउथ अफ्रीका में उनकी नेट प्रैक्टिस हुई भारत में रियल मैच खेलने से पहले।
और तो और गांधी जी को ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो मॉडरेट स्टाइल है वो भारत के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि गांधी जी ने भी पहले अफ्रीका में मॉडरेट स्टाइल अपनाया था। तो इस तरह से अब गांधी जी भारत में डायरेक्टली अपना पर्सनल स्टाइल, जिसको हम कह सकते हैं उनका गांधीयन स्टाइल जो है, उसको अपनाएंगे और उसके थ्रू अंग्रेज़ों से संघर्ष करने की शुरुआत करेंगे। और अपने गांधीयन मेथड की उनको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का अच्छे से आइडिया लग चुका था साउथ अफ्रीका के अंदर। फिर जब गांधी जी भारत में आएंगे उस पीरियड में हम देखेंगे कि 1916 में हमने देखा कैसे भारत के अंदर जो है होम रूल मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। तो गांधी जी जो है इस समय पर जो है किसी भी पॉलिटिकल इशू पर भारत में आने के बाद कोई पब्लिक स्टैंड नहीं लेंगे शुरुआती दौर में, ठीक है। तो होम रूल मूवमेंट के लिए जो है गांधी जी का मानना ये था कि गांधी जी दूर से इस मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी का मानना ये था कि इस तरह के जो मेथड्स हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल के, इनसे हम जो हैं सक्सेस नहीं अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा गांधी जी का मानना था, क्योंकि गांधी जी का मानना था सिर्फ और सिर्फ एक जो सही तरीका है जिसके थ्रू हम सक्सेस अचीव कर पाएंगे वो है सत्याग्रह। ये था गांधी जी का मानना इस समय पर। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो पीरियड अगर हमें देखना हो कि कब गांधी जी सबसे पहले जो है भारत के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रगल में इन्वॉल्व होंगे, तो उसका आंसर हमें देखने को मिलता है चंपारण। चंपारण बिहार के अंदर गांधी जी जो इंडिगो रिवोल्ट है उसके सॉल्यूशन के लिए वहाँ पर सत्याग्रह करेंगे। इंडिगो कल्टीवेटर्स का जो सप्रेशन हो रहा था वो गांधी जी की डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी भारत में आने के बाद। इसके बाद हम चंपारण के बाद हम उनकी पार्टिसिपेशन अहमदाबाद में भी देखेंगे और अहमदाबाद के साथ साथ खेड़ा में भी देखेंगे, ठीक है। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों के दोनों गुजरात में हैं, ओके। तो ये जो स्ट्रगल्स थे ये वाले शुरुआती वाले, इनका जो हमें फीचर देखने को मिलता है इन स्ट्रगल का, वो ये कि ये सब स्ट्रगल जो हैं वो स्पेसिफिक लोकल इश्यूज से रिलेटेड स्ट्रगल थे। और तो और दे दीज स्ट्रगल्स वर फॉट फॉर द normally they were fought for the इकोनॉमिक डिमांड ऑफ द मासेस। मासेस की जो इकोनॉमिक डिमांड थी उनके लिए स्ट्रगल हुए थे। तो ये दो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं शुरुआती इन स्ट्रगल्स के। एक तो ये कि ये लोकल इश्यूज पर फोकस थे, दूसरा ये कि इकोनॉमिक डिमांड के लिए ये स्ट्रगल थे। तो अगर हम बात करें जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो कि बिहार में हुआ, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, इसका जो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है वो है अप्रैल से लेकर के जून 1917 का जो पीरियड है वो। और होता क्या था, हम बैकग्राउंड देख चुके हैं कि किस तरह से बंगाल के अंदर जो इंडिगो क्रॉप को लगाने के मेथड थे, निज सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, हम रैयती सिस्टम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ गो बैक एंड रिवाइज। रैयती सिस्टम भी हम देख चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि कैसे 1856 से 58 वाले पीरियड में बंगाल के अंदर जो है इंडिगो रिवोल्ट हुए थे, और इंडिगो रिवोल्ट के बाद जो है इंडिगो कल्टीवेशन जो है वो बंगाल से शिफ्ट होकर के बिहार में चली गई थी। हमने ये भी देखा था कि बिहार में जो है जो इन्होंने इंडिगो लगाने का सिस्टम शुरू किया था उसका नाम 3 कठिया सिस्टम पड़ा था, ठीक है। और इसमें होता ये था कि आपको अपनी ज़मीन का जो 1/3 लैंड है उस पर जो है इंडिगो ग्रो करनी पड़ेगी। फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था, उनको एडवांस में पैसा भी दिया जाता था इंडिगो लगाने के लिए। यानी कि ये जो रिवोल्ट था ये कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अगेंस्ट था, ठीक है। तो साथ ही होता ये है कि अगर आप ये 3 कठिया सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको फिर ज़्यादा रेंट भी देना पड़ता था, है ना, जिसको हम कहते थे शराबेसी, ठीक है। जो इंक्रीज्ड रेंट आपको देना पड़ता था अगर आप इंडिगो नहीं लगाओगे उसको शराबेसी कहा जाता था, ठीक है।
तो हम देखेंगे हुआ ये कि एक्चुअली 1910 के बाद का जो पीरियड था, 1910 के बाद का, जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया था सिंथेटिक डाई। ठीक है, तो सिंथेटिक डाई की वजह से ये हुआ कि इंडिगो की डिमांड जो है मार्केट में कम हो गई। इंडिगो की डिमांड मार्केट में कम होगी तो ऑब्वियसली फिर किसानों को जो है पैसा कम मिलना शुरू होगा, है ना। तो किसानों ने कहा कि देखो, प्लांटर्स को कहा कि हजूर देखो डिमांड तो है नहीं, हमको आप फोर्स मत कीजिए इंडिगो लगाने के लिए, है ना। तो अंग्रेज़ भी जो हैं, अंग्रेज़ प्लांटर्स, वो भी चाहते थे कि हाँ अब हम जो है ख़त्म कर दें इंडिगो की कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें अब उतना प्रॉफिट नहीं रहा, क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक डाई इंट्रोड्यूस कर दिया है। पर उन्होंने फार्मर्स के सामने एक कंडीशन रखी कि अगर आपको इंडिगो लगाना छोड़ना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू पे फॉर इट। ठीक है, तो इस तरह से किसानों का काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था वहाँ पर। फिर हम देखेंगे कि किसानों के एक नेता वहाँ पर, बिहार के किसानों के एक नेता जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो जाएंगे लीडर्स से बात करने के लिए, कांग्रेस के लीडर्स से बात करने के लिए। किसी ने उनको बोला था कि तुम गांधी जी से जा कर के बात करो, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर वो पहुंचते हैं लखनऊ। लखनऊ में जहाँ पर कांग्रेस का सेशन हो रहा था, वहाँ पर गांधी जी भी मौजूद थे। ये वही सेशन है जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है पैक्ट होगा, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो इसी सेशन में राजकुमार शुक्ला जो हैं गांधी जी को वहाँ पर अप्रोच करेंगे और फिर गांधी जी को कन्विंस करेंगे वो उनके साथ चंपारण आने में, और चंपारण में किसानों की समस्याओं को देखने के लिए। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो चंपारण में वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने गांधी जी को बोला कि यहाँ आप इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, आप डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाओ। और गांधी जी ने बोला मैं तो नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा गांधी जी द्वारा फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया। वी विल हेयर सी द फर्स्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, डिसओबीडियंस इन इंडिया बाय गांधी जी। तो शांति से गांधी जी यहाँ पर कानून तोड़ेंगे, वो कहेंगे कि मैं तो छोड़ के नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो फिर गांधी जी फिर इस पीरियड में बाकी लीडर्स के साथ मिल करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देंगे कि क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरह से जो है पीजेंट्स को जो है सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, तो गांधी जी के साथ जो हमें लीडर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर चंपारण के में जो हमें देखने को मिलेंगे, एक हमें राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें JB कृपलानी देखने को मिलेंगे जो इस चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे ब्रिज किशोर। ठीक है, इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे अनुग्रह प्रसाद सिन्हा, और हमें देखने को मिलेंगे मजहर उल हक। ठीक है, मजहर उल हक हमें देखने को मिलेंगे। ये सब चंपारण में जो पार्टिसिपेट करेंगे, चंपारण के लीडर्स वो थे। इसके अलावा गांधी जी के अपने उनके साथ जो चल रहे थे उनके राइट लेफ्ट हैंड इस समय पर, वो हमें देखने को मिलते हैं महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक। ठीक है, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक थे इस समय पर गांधी जी के साथ। तो फिर होगा क्या कि गांधी जी के द्वारा ये सब जो चीज़ें की जा रही थी, ये वहाँ पर जो प्लांटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे, जो उधर के कमिश्नर थे तिरहुत डिवीज़न के, और तो और जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वहाँ पर उस एरिया के, उन सब को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी गांधी जी के द्वारा जो की जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने गांधी जी के ऊपर चार्जेस लगा दिए कि आपने जो है सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को वायलेट किया है। ऐसे जो है चार्जेस लगाए गए गांधी जी के ऊपर। तो इन चार्जेस के लिए गांधी जी को जब कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ा, अप्रैल 1917 में उनको हाजिर होना पड़ा मोतीहारी कोर्ट के सामने। तो वहाँ पर लगभग 2000 लोग आए हुए थे गांधी जी को
देखने के लिए। तो इस सब को देखकर वहाँ पर जो जज था वो तो घबरा ही गया और उसने गांधी जी को ऐसे ही बोल दिया कि आप तो बस चले जाओ यहाँ से। तो यानी कि जज ने डर के हमारे कोई जजमेंट ही नहीं दी, ना कोई सज़ा सुनाई। और फिर उसके बाद गांधी जी जो हैं अपने टीम ऑफ वॉलेंटियर्स के साथ मिल कर के अपनी इंक्वायरी शुरू करते हैं। ये पूरा किस तरह से सप्रेशन हो रहा है उसको लेकर अपनी पर्सनल इंक्वायरी शुरू करते हैं। तो ये देखकर फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और फिर गवर्नमेंट भी एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है इस इशू को लेकर के वो बिठाती है। और इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अंडर सर एडवर्ड गेट। ये एडवर्ड गेट जो थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय पर बिहार के। तो इनको अपॉइंट किया गया। और तो और गांधी जी को भी इस कमीशन का मेंबर नॉमिनेट किया गया था। फिर गांधी जी इस कमीशन में बाकियों को कहते हैं देखो हम लोगों ने ऑलरेडी 8,000 पीजेंट्स के जो हैं एविडेंस कलेक्ट किए हुए हैं, ये लो आप लोग देख लो, है ना। तो फिर एंड में इस पीजेंट की सॉरी जो होता ये है कि गांधी जी कहते हैं देखो 8,000 एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं 8,000 पीजेंट से, 3 कठिया सिस्टम जो है उसको अबॉलिश करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक रास्ता खुलता है जिस रास्ते के थ्रू जो है एक एक्ट पास किया जाएगा, जिस एक्ट के द्वारा भविष्य में ये जो नील की खेती थी इसको बंद कर दिया जाएगा वहाँ पर। तो फिर इस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी गई उन रिकमेंडेशन में ये कहा गया कि पीजेंट्स को जो है वो कंपनसेशन दी जानी चाहिए प्लांटर्स के द्वारा। प्लांटर्स शुड कंपनसेट द पीजेंट्स फॉर द इलीगल एनहेंसमेंट ऑफ देयर ड्यूज़। जो उन्होंने उनके ड्यूज़ को नहीं दिया है उन लोगों के वो ड्यूज़ जो हैं वो चुकाने चाहिए पीजेंट्स को। द पीजेंट्स शुड बी कंपनसेटेड, ऐसा इस कमीशन के द्वारा कहा गया। फिर होता यह है कि अब गांधी जी इसके बाद जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे प्लांटर्स के साथ। गांधी जी विल कॉम्प्रोमाइज़ विद प्लांटर्स के जो ड्यू अमाउंट है आप उसका सिर्फ 25% दे दो, ठीक है। जबकि कमीशन ने कहा तो पूरा पैसा देने को कहा था, ठीक है, 100%। गांधी जी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके साथ कि आप 25% ही दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अदरवाइज़ हमें पूरा भी, अगर हम पूरे के पीछे लगे रहे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि गांधी जी को लगा कि प्लांटर्स फिर अपनी अप्रोच लगाएंगे, वो इस जुडिशियल मैटर को और आगे लेकर के जाएंगे, इसको जुडिशरी में लेकर के जाएंगे, इसको अपोज करेंगे, तो ये बहुत ही लंबा खींचता चला जाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आप 25% दो पर अभी के अभी दो, ठीक है। फिर कुछ पीरियड में हम देखेंगे विद इन अ डिकेड जो प्लांटर्स हैं वो ऑल टुगेदर चंपारण डिस्ट्रिक्ट को ही छोड़ देंगे। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद हम देखेंगे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। इसके बाद हमें गांधी जी की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी अहमदाबाद में। ये वक्त है लगभग 1918 का। तो अहमदाबाद को जो है जाना जाता था, इट वाज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वहाँ पर इस समय लगभग 100 से ज़्यादा मिल्स थी, टेक्सटाइल मिल्स, है ना। तो वर्ल्ड वॉर वन के समय पर जो है जो वर्ल्ड वॉर वन का समय था वो काफ़ी उस समय अच्छा बिजनेस हो रहा था इंडियन टेक्सटाइल्स का, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी तो जो पूरी तरह से है वॉर इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई थी। तो यहाँ से जो है ब्रिटेन की टेक्सटाइल डिमांड्स को जो है इंडियन मिल्स के द्वारा फुलफ़िल किया जाता था। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा था इस पीरियड में भारतीय इंडियन टेक्सटाइल्स का। तो हुआ ये कि डिस्प्यूट क्यों हुआ यहाँ पर? डिस्प्यूट इसलिए हुआ कि इस पीरियड में प्लेग आ गया था वहाँ पर, ठीक है, अहमदाबाद वाले रीजन में। तो प्लेग करके तो फिर जो लेबरर्स हैं, लेबर वगैरह, वो छोड़ के जाने लगे वापस अपने एरिया में, ठीक है। तो मिल ओनर ने उनको बोला देखो तुम वापस मत जाओ, हम तुम्हारे को प्लेग वगैरह इस सब के लिए जो है एक्स्ट्रा बोनस देंगे, हम तुम्हारा बोनस जो है लगभग 75% बढ़ा देंगे। तो फिर बोनस बढ़ा दिया गया उनका, 75% तक बढ़ा दिया गया, है ना। पर भविष्य में ये हुआ कि वर्ल्ड वॉर वन भी ख़त्म हो गई, है ना, कुछ टाइम में
प्लेग भी ख़त्म हो गया था। फिर क्या किया मिल ओनर ने कि जो 75% इन्होंने बोनस बढ़ाई हुई थी वो ख़त्म कर दी, कि अब बोनस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ना प्लेग है ना ही अब वर्ल्ड वॉर 1 का हमें प्रॉफिट मिल रहा है वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से, है ना। तो इस तरह से फिर अब गांधी जी कैसे इन्वॉल्व हुए इसमें, मतलब जो अब देखो ये 75% इनकी बोनस हटा रहे हैं, और फिर पीजेंट्स तो इसका विद्रोह करेंगे कि मत हटाओ, है ना। तो मिल ओनर तो बोलेंगे हम घटाएंगे हटाएंगे, तो जबकि ये पीजेंट्स बोलेंगे मत हटाओ। तो गांधी जी कैसे इन्वॉल्व हुए इस इशू में? एक्चुअली पहले जब जो वहाँ का ब्रिटिश कलेक्टर था, वो मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स की इस इशू को जब वो रिजॉल्व नहीं कर पाया, तो उसने फिर गांधी जी को बुलाया कि भाई आप आकर के इनके बीच का ये इशू सॉल्व करो। तो देखो गांधी जी उस समय पर दोनों ही साइड से जुड़े हुए थे। गांधी जी एक मजदूर महाजन करके ऑर्गेनाइजेशन थे, उसके लीडर भी थे, यानी मजदूरों से भी जुड़े थे। और साथ ही साथ गांधी जी जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके फ्रेंड भी थे, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्रेंड भी थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ने उनको आश्रम के लिए ज़मीन भी दी हुई थी। तो इस तरह से गांधी जी दोनों साइड्स को जानते थे। पर होगा क्या कि यहाँ हमें देखने को मिलेगा, जो मिल ओनर थे उनका नाम था अम्बालाल साराभाई, ठीक है। तो अम्बालाल साराभाई की सिस्टर, उनकी बहन, उनका नाम था अनुसुईया बेन साराभाई, ठीक है। तो अनुसुईया बेन साराभाई जो हैं, वो इसमें गांधी जी की साइड लेती हैं, वो मज़दूरों की साइड लेती हैं, वो कहती हैं कि मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप देखो कि अम्बालाल साराभाई है ना, उनकी बहन भी गांधी जी की साइड ले रही है, बल्कि गांधी जी को उन्होंने ही ज़मीन दी, वो भी मज़दूरों की साइड ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से होगा ये कि डिमांड में बाद में पीजेंट्स बोलेंगे 75 नहीं तो कम से कम 50% तो देना ही पड़ेगा तुमको, और ये अम्बालाल बोलेंगे कि नहीं 20% से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं दूंगा, अगर वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। गांधी जी मिल ओनर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को कि आप लोगों का जो इशू है वो एक ट्राइब्यूनल बनाते हैं, वो ट्राइब्यूनल सॉल्व करेगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे हम लोग, है ना। पर इस दौरान फिर मना करेंगे ये मिल ओनर इस चीज़ के लिए, है ना। तो मिल ओनर इनको 20% का बोनस ऑफर करेंगे, वो और बोलेंगे कि वरना जो जिनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है वो आप जॉब छोड़ दो, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर गांधी जी खुद भी थोरो स्टडी करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट की, मिल के प्रॉफिट की, इंडस्ट्री की, कॉस्ट ऑफ लिविंग की, इन सब की वो अच्छे से स्टडी करेंगे, और फिर गांधी जी इस कंक्लूजन पे आएंगे कि भाई कम से कम 35% बोनस तो मिलना ही चाहिए, इतना बोनस जो है वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो जब इतना बोनस नहीं दिया गया, गांधी जी वर्कर्स को कहेंगे कि आप लोग जो है स्ट्राइक करो, ठीक है, आप लोग आंदोलन करो, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद फिर वर्कर्स भी थक जाएंगे, स्ट्राइक में कम कम वर्कर्स आने लगेंगे, है ना। स्ट्राइक में वर्कर्स की अटेंडेंस कम होने लगेगी। फिर गांधी जी खुद ही बैठ जाएंगे फास्ट पर, फास्ट अंटिल डेथ करेंगे गांधी जी यहाँ पर, ठीक है। गांधी जी कहेंगे मैं तब तक फास्ट पर बैठूंगा, या तो मेरी मृत्यु होगी या फिर इनको मांग पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है गांधी जी फास्ट पर बैठ जाएंगे, और फिर इसका अफेक्ट ये होगा कि मिल ओनर्स पर जो है प्रेशर पड़ने लगेगा गांधी जी की फास्ट की वजह से, और फिर एंड में वो लोग जो है वो सबमिट करने के लिए मान जाएंगे, वो लोग मान जाएंगे कि इस इशू को सबमिट किया जाए ट्राइब्यूनल के पास, और फिर इन द एंड ट्राइब्यूनल जो है वो अवॉर्ड करेगा कि 35% बोनस जो है वो दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये था पूरा अहमदाबाद मिल का जो स्ट्राइक थी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का जो इशू था। इसके बाद हमें गांधी जी की पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खेड़ा में जो पीजेंट्स थे वो वहाँ पर बहुत परेशान थे, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स का जो फेलियर हो गया था, ठीक है, क्रॉप्स का फेलियर हो गया था खेड़ा में। तो फिर वहाँ पर उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि जो हमारा जो लैंड रेवेन्यू है उसको रेमिट किया जाए, हमें रेमिशन दिया जाए, हमारा लैंड रेवेन्यू जो माफ़ है माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि
हमारी जो है वो क्रॉप फेल हो गई है, ठीक है। तो ये लगभग कंटेम्प्रेरी ही हुआ था, मतलब जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी उसके कुछ समय बाद ही का इंसिडेंट है ये। और इसी दौरान बॉम्बे प्रोविंस की जो गवर्नमेंट थी उसने टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे, लगभग टैक्सेस उन्होंने लगभग 23% तक बढ़ा दिए थे। तो ऑब्वियसली एक तरफ क्रॉप फेल हो रही है, दूसरी तरफ टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो पटेल और गांधी जी जो हैं इस समय पर वो खेड़ा कलेक्टर से भी मिलेंगे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से, और उनको कहेंगे कि जो अन्नावारी सिस्टम है उसको पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। अन्नावारी सिस्टम को पोस्टपोन किया जाए। अब ये अन्नावारी सिस्टम क्या है? ये वहाँ पर खेड़ा के अंदर जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का सिस्टम था उसका नाम है अन्नावारी सिस्टम। तो गांधी जी और पटेल मिल करके कलेक्टर को अप्रोच करेंगे, कलेक्टर को कहेंगे कि अन्नावारी सिस्टम को जो है पोस्टपोन किया जाए, ठीक है। पर खैर ये होगा नहीं। तो हमें देखने को मिलता है खेड़ा और अहमदाबाद के इंसिडेंट ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। तो हुआ ये कि एक्चुअली उस समय पर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कोड था, तो वो रेवेन्यू कोड ये कहता था कि अगर आपकी जो खेती की जो यील्ड है, ठीक है, वो यील्ड अगर आपकी नॉर्मल एवरेज की जो है उसका 1/4 से कम है, तो आपको जो है माफ़ कर दिया जाएगा, आपका जो लैंड रेवेन्यू है इट विल बी रेमिटेड, ठीक है। आपका लैंड रेवेन्यू माफ़ किया जाएगा अगर आपकी यील्ड जो है वो 1/4 से कम है, ठीक है, 1/4 से कम होनी चाहिए। तो साल 1917 में क्या हुआ था, खेड़ा में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रेनफॉल हुई थी, एक्सेसिव, देर वॉज एक्सेसिव रेनफॉल। ओके, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया था, ठीक है। तो फिर किसानों ने सरकार को बोला कि हमें रेमिशन दो, है ना। पर सरकार ने दिया नहीं रेमिशन। फिर इस चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरीज भी की गई थी, इंक्वायरी की गई थी बाय द मेंबर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया करके जो सोसाइटी थी, उसके मेंबर्स के द्वारा इस चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी भी की गई थी इस पीरियड में, है ना। तो इसमें हमें देखने को मिलेंगे इनके द्वारा इंक्वायरी की गई थी। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी जो हैं, विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी कंफर्म करेंगे पीजेंट्स की द्वारा जो इशू रेज किया है उसकी वैलिडिटी को, ठीक है, उसकी वैलिडिटी को ये लोग कंफर्म करेंगे कि हाँ सही बात है, देखो सच में इनकी जो क्रॉप है वो इतनी डैमेज हुई है और लैंड रेवेन्यू का रेमिशन दिया जाना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं तो विट्ठल भाई पटेल जो है ये सरदार वल्लभ भाई के एल्डर ब्रदर हैं। ही इज़ द एल्डर ब्रदर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, फिर गांधी जी जो है वो पीजेंट्स को जो है वो एडवाइस करेंगे कि आप लोग जो हैं रेवेन्यू को जो है विदहोल्ड कर दो, आप लोग जो है रेवेन्यू मत दो, ठीक है, ऐसा एडवाइस करेंगे। और पीजेंट्स को कहेंगे कि हम लोग जो हैं वो मृत्यु तक लड़ेंगे, इनकी इस डिमांड से हम लोग रेवेन्यू नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग इनकी टायरनी से लड़ेंगे अनटिल डेथ, ठीक है। तो ऐसा कहा जाएगा गांधी जी के द्वारा। तो लगभग 5,000 पीजेंट्स जो हैं वो प्लेज करेंगे कि हम लोग जो हैं लैंड रेवेन्यू नहीं देंगे, वी विल नॉट पे द लैंड रेवेन्यू, ऐसा 5,000 पीजेंट्स के द्वारा जो है प्लेज की जाएगी। फिर सरकार भी प्रेशर में आएगी और लगभग अराउंड जून 27 1918 सरकार जो है सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस देती है। सरकार गवर्नमेंट गिव्स सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस जिसमें सरकार डायरेक्ट करती है कि रेवेन्यू जो है उन्हीं पीजेंट से लिया जाए, दोज हु कुड पे, ठीक है, उन्हीं से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, बाकियों से कलेक्ट नहीं ना किया जाए। फिलहाल होता ये है कि कोई भी रेवेन्यू नहीं देता। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गांधी जी की जीत हुई। सरकार ने सीक्रेट इंस्ट्रक्शन इसलिए दी थी क्योंकि अगर पब्लिकली वो डिक्लेयर करते इस डिसीजन को तो उनकी इज्जत जो है वो खतरे में आ जाती। इसलिए सरकार सीक्रेट डिक्लेरेशन या हम कहें सीक्रेट इंस्ट्रक्शन देगी कि रेवेन्यू उन्हीं से कलेक्ट करो जो कि पे कर सकते हैं।
पर खैर खेड़ा सत्याग्रह के बारे में एक चीज़ जो हमें नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मली, हुआ ये था कि उतना ज़्यादा भी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया था ये खेड़ा सत्याग्रह, क्योंकि खेड़ा में लगभग 500 गांव थे, जबकि ये जो 60-70 गांव में ही लगभग पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी हमें इस सत्याग्रह में, कि हम लोग जो है रेवेन्यू नहीं देंगे। तो उतना ज़्यादा फैला नहीं था ये। खैर खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह एक तरह से सक्सेसफुल तो हुआ, क्योंकि फिर एंड में ब्रिटिशर्स ने सीक्रेट वो इंस्ट्रक्शन दी कि आप लोग उन्हीं से कलेक्ट करो जो खुद दें, बाकियों से मत करो। फिर इस तरह से हम देखेंगे गांधी जी का सोशल बेस जो है वो बढ़ता जाएगा लोकल एरियाज़ में। और हमें खेड़ा सत्याग्रह में देखने को मिलेगा एक लोकल लीडर भी निकल करके आए थे इस पीरियड में, जिनका नाम था मोहनलाल पांड्या। ओके, तो मोहनलाल पांड्या जो हैं इनको डुंगरी चोर भी कहा जाता है, ही इज़ नोन एज डुंगरी चोर, क्योंकि जब सरकार ने ज़मीन ले ली थी लैंड रेवेन्यू नहीं देने के बाद, तो वहाँ पर जो प्याज की खेती हो रही थी खेड़ा में, तो ये उस ज़मीन से जो कि सरकार के अंडर थी, सरकार ने अपने अंडर ले ली थी, इन्होंने वहाँ से प्याज चोरी किया था, और प्याज चोरी को करते हुए ये पकड़े गए थे, इसलिए इनको डुंगरी चोर भी कहा जाता है ना। क्योंकि देखो सरकार ने लैंड को टेक ओवर कर दिया था, है ना। तो ये तो मोहनलाल सॉरी मोहनलाल पांड्या जो थे ये तो रेवोल्यूशनरी थे, है ना, तो ये फिर चोरी करने चले गए थे। तो इस चीज़ का आपको आइडिया रहना चाहिए। इनके साथ मोहनलाल पांड्या जो हैं, इनके साथ एक और पर्सन जो जुड़े हुए थे, उनका नाम था इंदु लाल याग्निक। ठीक है, इंदु लाल याग्निक, ये वही इंदुलाल याग्निक हैं जिनके द्वारा एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था, यंग इंडिया। और फिर बाद में ये जो है यंग इंडिया की पब्लिकेशन जो है वो गांधी जी को दे देंगे। इंदुलाल याग्निक जो है यंग इंडिया की पब्लिकेशन वो गांधी जी को दे देंगे। और इंदुलाल याग्निक पहले एनी बेसेंट के साथ भी जुड़े हुए थे होम रूल मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये सब स्टोरी हमें यहाँ से देखने को मिलती है। आपको ये सब इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी हो तो आप केक याद रखिएगा, है ना। केक, सी फॉर सबसे पहले चंपारण होता है ना, फिर बाद में अहमदाबाद वाला इशू होगा, और फिर एंड में खेड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से केक करके आप इनकी क्रोनोलॉजी को याद रख सकते हो। इसके बाद हम अब बढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह की ओर। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं अब हम। तो जुलाई 1918 में, ठीक है, अराउंड जुलाई 1918, यू विल फाइंड कि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड के जो ड्राफ्ट प्रपोजल थे, मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड के जो ड्राफ्ट प्रपोजल थे, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ड्राफ्ट, अभी एक्ट नहीं आया है, ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार हो गए थे। तो ये ड्राफ्ट प्रपोजल से हुआ ये कि होम रूल मूवमेंट की जो बची खुची आस थी वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देन यू विल फाइंड कि होम रूल मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, है ना। फिर तिलक लंदन चले गए, एनी बेसेंट भी अकेली पड़ गई, है ना। बाकी जो मॉडरेट्स थे यहाँ पर वो अपनी अलग अलग बीन बजा रहे थे, है ना। तो अब बात आगे चलती है, थिंग्स गेट चेंज्ड, ओके, एंड समय आगे चलता जाएगा। वी विल सी कि भारत सरकार के प्रति लोगों की श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है कि देखो सरकार कुछ अच्छा करने वाली है ना इन्होंने, क्योंकि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड के जो ये ड्राफ्ट हैं वो ला लिए हैं। तो अब वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुका था, भारत में संवैधानिक बदलाव आने की सबको उम्मीद थी। ठीक है, लोग वेट कर रहे थे, गांधी जी भी वेट कर रहे थे। पर गांधी जी का एक प्रश्न अभी ये था कि आपने जो इंडिविजुअल लिबर्टी ले ली थी वर्ल्ड वॉर के समय पर, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब अंग्रेज़ों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था, और उस एक्ट के थ्रू अंग्रेज़ों ने सिविल राइट्स को ख़त्म कर दिया था। तो गांधी जी का मानना था कि अब कुछ रिवर्ट होना चाहिए, है ना। अब भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अब आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला रहे हो, है ना। तो अब हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जो आपने वर्ल्ड वॉर 1 के समय स्ट्रिक्ट कानून लाए थे, अब ऐसे कानूनों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो चुकी है ना। तो हमको ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिविजुअल लिबर्टीज़ और सिविल लिबर्टीज़ को वापस करने के कुछ अच्छे काम होंगे। पर उसकी जगह हुआ उल्टा। उल्टा ये
क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के समय पर जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही थी भारत में, तो इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की चर्चा अभी भी अंग्रेज़ों के अंदर हो रही थी। अंग्रेज़ सरकार चाहती थी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैसे भी करके सप्रेस करना है, ठीक है। तो फिर इसलिए उन्होंने वॉइस रॉय के लॉ मेंबर थे इस समय पर, ठीक है, जिनका नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है। तो सिडनी रॉलेट ने उस पीरियड में एक कमेटी की अध्यक्षता की थी। ये कमेटी ने उस पीरियड में जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की थी। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर यू विल फाइंड कि एक एक्ट पब्लिश किया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, ठीक है। इसका नाम था रॉलेट एक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट तब पब्लिश किया गया था जब मॉन्टेग्यू का जो ड्राफ्ट है वो तो पब्लिश हुआ था, पर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 था उसको आने में अभी समय बाकी था। मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड का ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अभी नहीं आया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया 1917 में लॉ मेंबर जो वॉइस रॉय का था, जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, ठीक है, उसने अध्यक्षता की थी एक कमेटी की। उस कमेटी का पर्पस था ये देखना कि कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने इस बेसिस पर एक रिपोर्ट तैयार की कि कैसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को रोका जा सकता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो है रॉलेट एक्ट जो है वो पास हुआ था, ठीक है, इस रिपोर्ट के बेसिस पर। तो हमने देखा कि अंग्रेज़ हमेशा कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी या कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जो है वो फॉलो करते थे। एक हाथ से वो कैरेट देते थे, है ना, और दूसरी तरफ से वो डंडा भी मारते थे। तो कैरेट के रूप में हम देखेंगे यहाँ पर वो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड जो जिनको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। और दूसरा हम देखेंगे स्टिक के रूप में वो नया एक्ट लाएंगे, ठीक है, जो कि रॉलेट एक्ट था, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स बढ़ाएंगे अपनी, यानी कि सरकार की, ठीक है। इस एक्ट ने सरकार को ऑथराइज किया था कि आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो विदाउट ट्रायल। विदाउट ट्रायल आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो बिना उसको कोर्ट के द्वारा सज़ा दिए दिए बिना आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। यानी कि आप लोग भारतीयों को तो सिविल लिबर्टीज़ दे ही नहीं रहे हो, है ना। तो खैर अगर हम बात करें इन्होंने ये इस समय पर क्यों लाया ये था क्योंकि अभी भी भारत के अंदर जो है नॉट एक्सट्रीमिस्ट, बल्कि भारत में इस समय अभी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इस पीरियड में चल ही रही थी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें गदर हुआ था आपका 1915 में, है ना। फिर हमने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर कैसे बरकतुल्ला और राजा महेंद्र प्रताप ने जो है गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल बनाई हुई थी, है ना। साथ ही साथ इस पीरियड में हम देखेंगे थर्ड एंग्लो अफ़गान वॉर भी होगी अराउंड 1919, ठीक है। और तो और एक सेडिशन कमेटी भी बनाई गई थी, हमने देखा 1918 में, जिसको चेयर किया था द चेयरमैन वॉज सिडनी रॉलेट, है ना। और तो और ये लोग जो है ये कमिटी जो है रिकमेंड करेगी कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1915 का हमको जो है उसको एक्सटेंड करना चाहिए, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को हम लोगों को एक्सटेंड करना चाहिए, ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो यानी कि जो रॉलेट एक्ट था वो ऑलमोस्ट इसी एक्ट को एक्सटेंड किया गया था, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा करके हम कह सकते हैं। इट वाज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ठीक है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं इस बारे में। तो इसको ब्लैक बिल भी कहा गया, ठीक है। तो इस एक्ट में क्या था, एक तो भारतीयों के सिविल राइट्स को कर्व किया जा रहा था, पुलिस वगैरह की जो है पावर्स बढ़ा दी गई। आप जेल में डाल सकते थे किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल के 2 साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 2 years विदाउट एनी ट्रायल किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। तो इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इस एक्ट का जो है विद्रोह किया गया। इस समय पर स्लोगन भी आया था, स्लोगन ये था कि नो अपील, यानी आपको अपील करने का मौका नहीं दिया जा रहा। नो वकील, यानी आप लॉयर नहीं रख सकते हो।
और नो दलील, यानी आपको दलील कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। और तो और होता क्या था, 3 गोरे जजेस होते थे, है ना, उनके द्वारा जो जजमेंट दी जाएगी वो फाइनल जजमेंट होगी। तो ये सब था। तो कांग्रेस ने कहा अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो कांग्रेस के कुछ मेंबर्स जो इस समय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थे, उन्होंने इसका अपोज किया, पर ऑफिस वो ऐसे भी इस समय पर नॉन ऑफिशियल थे, ठीक है, देवर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, तो उनके पास कुछ पावर तो थी नहीं, तो इस तरह से उसका तो कुछ इम्पैक्ट होगा नहीं। हालांकि उन्होंने अपोज किया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, पर क्या इफेक्ट होगा उसका, कुछ भी नहीं। फिर गांधी जी बोलते हैं कि मैं कुछ करूँगा, है ना। गांधी जी फिर ऑर्गेनाइज करेंगे सत्याग्रह सभा। गांधी जी विल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा, और फिर इसके प्रेसिडेंट बन जाएंगे गांधी जी, सत्याग्रह सभा के, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर अब प्रश्न उठा था कि वॉलंटियर्स कहाँ से लाने हैं इसके लिए। तो वॉलंटियर्स के लिए गांधी जी फिर अप्रोच करेंगे होम रूल के लीडर्स को, और होम रूल से वो वॉलंटियर्स लाएंगे, ठीक है, जो होम रूल मूवमेंट के समय थे, उन वॉलंटियर्स को गांधी जी लाएंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग से भी वॉलंटियर्स हमें देखने को मिलेंगे इस पीरियड में, है ना। तो अलग अलग लीडर्स जिनकी पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलेंगे अली ब्रदर्स, ठीक है, अली ब्रदर्स में थे, है ना, एक थे मोहम्मद अली, हमें देखने को मिलेंगे। मोहम्मद अली के साथ साथ हमें देखने को मिलेंगे शौकत अली, ओके। इसके अलावा हमें देखने को मिलेंगे मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है। तो इनकी पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिलेगी। तो फिर साइन मूवमेंट भी चलाया गया इस पीरियड में। सत्याग्रह की जो है प्लेज जो है उसको साइन किया गया वॉलंटियर्स के द्वारा, है ना। सत्याग्रह प्लेज को साइन किया गया। और तो और लिटरेचर भी पब्लिश किया गया, है ना, इसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा पूरा फैलाया गया, है ना। फिर गांधी जी जो है इस पीरियड में मार्च और अप्रैल के पीरियड में जो है टूर करेंगे अलग अलग जगह पर, इसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। बॉम्बे, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ में गांधी जी टूर करेंगे। बॉम्बे, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ में गांधी जी टूर करेंगे। और फिर गांधी जी कहेंगे कि 6 अप्रैल को जो है पूरे देश में जो है हम लोग स्ट्राइक करेंगे। 6 अप्रैल को हम नेशन वाइड स्ट्राइक करेंगे, और वो लोगों से आह्वान करेंगे कि प्रोटेस्ट करो, है ना। तो इस तरह से सत्याग्रह शुरू करेंगे गांधी जी। तो गांधी जी नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए कहेंगे, ठीक है। उन्होंने सत्याग्रह सभा ऑर्गेनाइज की, और सत्याग्रह सभा में उन्होंने मेंबर्स खींच के लाए, कहाँ से, होम रूल लीग से। होम रूल लीग के जो मेंबर्स वगैरह थे उनको सबको उन्होंने सत्याग्रह सभा में लाया। तो अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट के, किस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया, तो एक तो हम देखेंगे नेशन वाइड हड़ताल होगी, यानी कि स्ट्राइक की जाएगी। दूसरा हम देखेंगे लोगों के द्वारा फास्टिंग भी की जाएगी। तीसरा हम देखेंगे प्रेयर भी की जाएगी लोगों के द्वारा। तो इस तरीके से, इन तरीक़ों से प्रोटेस्ट किया गया। तो इन लॉज के अगेंस्ट जो है सिविल डिसओबीडियंस हमें देखने को मिलेगी, है ना। दे विल डिसओबे द गवर्नमेंट, हमें सिविल डिसओबीडियंस देखने को मिलेगी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ठीक है। लोग जो है फिर जेल भी जाएंगे, है ना। और सत्याग्रह जो है उसको लॉन्च किया जाना था इन लोगों के द्वारा, अप्रैल 6, 1919 को लॉन्च किया जाना था इन लोगों की तरह। पर कुछ हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स इस चीज़ को अपोज भी कर रहे थे कि ये सही तरीका नहीं है फ़िलहाल। तो जो लोग अपोज कर रहे थे इस चीज़ को, उसमें हमें देखने को मिलेंगे, है ना, दिनशा वाचा हमें देखने को मिलेंगे, है ना। हमें एस.एन. बनर्जी भी इस चीज़ को जो है वो इस अप्रोच को जो है अपोज करेंगे। तेज बहादुर सप्रू भी इस चीज़ को अपोज करेंगे, है ना। श्रीनिवास शास्त्री भी इस चीज़ को जो है अपोज करेंगे। और तो और हम देखेंगे एनी बेसेंट भी इसको जो हैं वो अपोज करेंगी। और तो और जिन्ना भी इसको जो है अपोज करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इसमें हम सिविल डिसोबीडियंस नहीं कर सकते। ये जो कानून वगैरह है इसमें उतना कुछ लेना देना, ऐसे जैसे इसमें मान लो सपोज़ कि लॉ
हम मतलब कि कॉलेजेस वगैरह को छोड़ दें, उनमें ना जाएं, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से सारे लिंक छोड़ दें, पर उनका उतना लेना देना नहीं होगा इन चीज़ों का रॉलेट एक्ट के साथ। तो इनको थोड़ा ये लिंक उतना प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा था कि इनको ये लिंक ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए ये अपोज कर रहे थे इस तरीके को। तो होता ये है कि हमें देखने को मिलेगा एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशन होंगी अलग अलग जगह पर, कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, है ना, अप्रैल 6 1919 को हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो सिचुएशन उस समय पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गई थी, क्योंकि एक तो वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने जो है रिप्रेशन भी बढ़ा दिया था काफ़ी ज़्यादा, है ना, बीमारियां भी फैल रही थी, है ना, और फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स भी की गई थी कई जगह आर्मी में वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव सिचुएशन हो गई थी, लोगों के अंदर गुस्सा भी बढ़ा हुआ था, एंटी ब्रिटिश डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी, कुछ जगह पे वायलेंस भी होने लग गया था, है ना। तो आर्मी तक बुलानी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को कई जगह पर, आर्मी हैज़ टू बी कॉल्ड, ताकि इन प्रोटेस्ट वगैरह को रोका जा सके। तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहा, ठीक है। और इसी प्रोटेस्ट में हमें अब देखने को मिलेगा जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ। तो एक तरह से हमने देखा सत्याग्रह शुरू हुआ, इसका इम्पैक्ट अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। पंजाब में भी चला था सत्याग्रह, दिल्ली में भी चला था, है ना। आर्य समाजी जो हैं वो अपना काम कर रहे थे अलग अलग जगह। मुस्लिम अवेकनिंग भी हमें देखने को मिलेगी, मुस्लिम लीडर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ज़फ़र अली ख़ान हमें देखने को मिलेंगे, है ना। मोहम्मद इकबाल हमें देखने को मिलेंगे पंजाब वाले एरिया में, पंजाब और दिल्ली वाले एरिया में ज़फ़र अली ख़ान, मोहम्मद इकबाल हमें देखने को मिलेंगे। पंजाब में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस होने लगा था, तो गांधी जी फिर पंजाब में एंटर करने की कोशिश करेंगे, पर गांधी जी को जो है रास्ते में ही रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो होता ये है कि पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को, इस दिन बैसाखी थी, ठीक है, बैसाखी का दिन था ये पंजाब में। तो बैसाखी के दिन पंजाब में जो लोग हैं वो एक जगह पर मिलते हैं जलियांवाला बाग में। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे अगेंस्ट, देवर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स। उनके लीडर्स को जो अरेस्ट किया गया था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किन लीडर्स को अरेस्ट किया गया था? एक तो सत्यपाल को अरेस्ट किया गया था, सत्यपाल जी को, और दूसरा अरेस्ट किया गया था सैफुद्दीन किचलियू को, है ना, किचलियू को। तो इनके अरेस्ट के अगेंस्ट लोग जो हैं वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक साथ इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन दोनों के अरेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। फिर वहाँ पर ये खबर पता चलती है जनरल डायर को, और वो पहुँच जाता है वहाँ पर अपनी आर्मी की टुकड़ी लेकर के। जलियांवाला बाग से एक ही एग्जिट पॉइंट था बाहर निकलने का, उसको जो है जनरल डायर ब्लॉक कर देता है, और फिर वो अपने जो सैनिक हैं उनको ऑर्डर देता है ओपन फायर का। तो गोलियां चलाई जाती है अनआर्म्ड इनोसेंट क्राउड के ऊपर, और लगभग 1526 लोग जो है वो मारे जाते हैं। सरकार तो ऑफिशियल डाटा लगभग 300 के आसपास बोलती है, पर एक्चुअल में मारे ज़्यादा गए थे, लगभग 1526 मारे गए थे, जबकि गवर्नमेंट उस समय एक्सेप्ट करती है लगभग सिर्फ 300 ही मारे गए थे, 300 व्यक्ति। तो गोली चलाने में इस समय पर हमें यहाँ गोरखास, बलोच और सिख रेजिमेंट देखने को मिलेगी, जिनको ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हो गया, है ना, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया अमृतसर वगैरह में भी। फिर गांधी जी इस सब वायलेंस के बढ़ने की वजह से 18 अप्रैल 1919 को जो है सत्याग्रह रॉलेट एक्ट का जो सत्याग्रह था इसको वापिस रोक देते हैं, मतलब ही कॉल्ड इट बैक ऑन 18 अप्रैल 1919। और गांधी जी ने इसको हिमालयन ब्लंडर भी कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे हिमालय जितनी बड़ी गलती हो गई है। ही कॉल्ड इट अ हिमालयन ब्लंडर। और इसके लिए उन्होंने 3 दिन का फिर व्रत भी रखा था, ही केप्ट 3 days फास्ट। तो हमने देखा किस तरह से जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपना सर का टाइटल जो है वो ब्रिटिश सरकार को वापस दे देंगे कि नहीं चाहिए तुम्हारा टाइटल।
और तो और इस इंसिडेंट के बाद भी बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटीज़ हुई थी अमृतसर में लोगों के ऊपर, है ना। तो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अपना नाइटहुड त्याग देंगे रविंद्रनाथ टैगोर, अपना सर का टाइटल त्याग देंगे, अपना नाइटहुड त्याग देंगे। तो गांधी जी ने, हमने देखा कि कैसे अप्रैल 18 1919 को जो मूवमेंट है उसको विड्रॉ कर दिया। फिर जलियांवाला कांड के ऊपर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमीशन बिठाया जाएगा जिसको कहा जाता है द हंटर कमीशन, ठीक है। तो हंटर कमीशन के जो चेयरमैन थे इस समय पर, वो चेयरमैन थे लॉर्ड हंटर, ठीक है। तो लगभग चेयरमैन थे इस कमीशन में और साथ में 8 मेंबर और थे इस कमीशन में, है ना। एक तो लॉर्ड हंटर हो गया प्लस 8 मेंबर्स और थे लगभग। तो हंटर कमीशन हमें हिस्ट्री में 2 बार देखने को मिलेगा। एक तो ये जलियांवाला बाग वाला हो गया और एक इससे पहले भी था अराउंड 1882 83 के पीरियड में एक और हंटर कमीशन था जो कि एजुकेशन के लिए बना था, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो हंटर कमीशन में 3 इंडियंस भी थे, है ना। जो ये 8 मेंबर्स थे इनमें से 3 इंडियंस भी थे। एक हमें देखने को मिलेंगे चिमनलाल हरिलाल सितालवड़, ठीक है। ये वाइस चांसलर थे, ही वॉज अ वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी। और तो और ये एडवोकेट भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, ठीक है। एक तो वाइस चांसलर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के और एडवोकेट भी थे बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये जो चिमनलाल हरिलाल सितालवड़ हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर के गुरु भी हैं, पॉलिटिकल गुरु, यानी कि ये उनको प्रैक्टिकलिटी में लॉ एंड ऑर्डर मतलब केस वगैरह लड़ना सिखाएंगे। तो उनके ये उस चीज़ के गुरु भी हैं। और जो इंडियन थे इसमें हंटर कमीशन में, एक हम थे जगत नारायण, ठीक है। जगत नारायण भी मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के यूनाइटेड प्रोविंस के। यूनाइटेड प्रोविंस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके मेंबर थे जगत नारायण। और जो थे मेंबर इस कमीशन में वो थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ठीक है। ये भी जो हैं लॉयर थे ग्वालियर स्टेट से, ग्वालियर स्टेट से लॉयर थे ये। तो ये 3 मेंबर थे। खैर हंटर कमीशन एक तरह से सरकार का एक तरीका था लोगों की आंखों में धूल झोंकने का। इट वॉज एन आई वॉश, क्योंकि इस पीरियड में हमें देखने को मिलेगा इंग्लैंड के अंदर भी लोगों के द्वारा मास मूवमेंट की जाएगी। और ये जो मास मूवमेंट होगी ये जनरल डायर के फेवर में होगी। वहाँ पर लोग जो है न्यूज़पेपर में छाप करके क्राउड फंडिंग भी करेंगे। क्राउड फंडिंग करके वो जो है जनरल डायर के लिए पैसे भी इकट्ठा करेंगे। तो इंग्लैंड में हमें जनरल डायर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और तो और तो हम देखेंगे इस तरह से कि ऑब्वियसली जब हमने कहा कि हंटर कमीशन एक आंखों में धूल झोंकने का तरीका था, तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं कि हंटर कमीशन क्या जजमेंट देगा। तो हंटर कमीशन कहेगा कि जनरल डायर जो है ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी, ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी अकॉर्डिंग टू द हंटर कमीशन। तो इसके प्रति ऑब्वियसली भारतीय लोगों का रिएक्शन ये होगा कि भारतीय लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। खैर भविष्य में तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ के लिए। बाकी आपको 2 डायर देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो हमें देखने को मिलेंगे माइकल ओ डायर, ठीक है। माइकल ओ, ये थोड़ा इनका नाम भी अलग है, माइकल ओ डॉयर है। माइकल ओ डॉयर ये जो व्यक्ति है इसका मर्डर किया जाएगा 1932 में उधम सिंह के द्वारा, ठीक है। ये जो माइकल ओ डॉयर था ये उस समय पर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। इसने पंजाब के अंदर आर्मी बुलाई थी, ठीक है। और इसने जो है वहाँ पर पंजाब के अंदर मार्शियल लॉ इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। एक तो आर्मी बुलाई थी और मार्शियल लॉ इम्प्लीमेंट किया था। तो फिर इस वजह से पंजाब में आर्मी आई थी और आर्मी ने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया था, ठीक है।
फिर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने के लिए आर्मी का ही जो एक बंदा था, जो कि था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये वो व्यक्ति है जिसने अमृतसर में गोलियां चलवाई, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो जिसने मतलब कि जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था उसको वहाँ पर ग्राउंड पर किया था। बाकी जिसको उधम सिंह जी ने मारा वो था माइकल ओडॉयर। माइकल ओडॉयर डॉयर रिस्पॉन्सिबल था पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लाने के लिए और वहाँ पर आर्मी को बुलाने के लिए। और आर्मी को जो बुलाया गया, उस आर्मी में एक ऑफिसर हमें जो देखने को मिलता है वो है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, जो कि गोलियां चलवाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।